बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। ज़िंदगी में जब भी मुश्किलात आती हैं तो उनको झेलने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि उनको बर्दाश्त किया जाए, सोचा जाए कि बस अब यही ज़िंदगी है। दूसरा तरीका ये कि डट के उनका मुकाबला किया जाए। ये दोनों तरीके आसान नहीं हैं। जो भी तरीका इख्तियार किया जाए, जब गहरी मुश्किलात ज़िंदगी पे आती हैं तो उनका ज़िंदगी पे गहरा असर पड़ता है। जो लोग इन मुश्किलात से गुज़रे होते हैं उनके ऊपर सदमे की जो कैफियत होती है वो सिर्फ ना उस वक्त तक होती है जब तक वो मुश्किल गुजर रही होती है, बल्कि उस मुश्किल के ख़त्म होने के बाद भी इस सदमे के असरात रहते हैं। किसी भी इंसान से गुफ्तगू कीजिए जिसके ऊपर कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन ज़िंदगी में गुजरी है तो वो आपको बताएगा कि उसके पास ठोस सबूत है इस बात का कि दुनिया महफूज नहीं है। इसीलिए जब भी वो दोबारा ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने की कोशिश करता है तो खौफज़दा हो जाता है। कोई भी इंसान जो कि किसी भी एक्सीडेंट से गुजरा हो, किसी भी सिवियर इलनेस से गुजरा हो, उसके पास दोबारा किसी भी मुश्किल को जब भी झेलने का वक्त आता है तो दो रिस्पॉन्सेस बड़े नेचुरल होते हैं, या फ़ाइट या फ़्लाइट। इसीलिए हमने सोचा कि और ये तब दोनों रिस्पॉन्सेस ऐसे हैं जो बहुत दफ़ा हमें वो भरपूर ज़िंदगी जीने का मौका नहीं देते जो हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इसीलिए आज प्रोग्राम में सदमे के बाद की ज़िंदगी के ऊपर गुफ्तगू करना मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। आज प्रोग्राम में हम गुज़िश्ता हफ्ते पे नज़र डालेंगे क्योंकि जितने भी वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे मीरपुर के ज़लज़ले की बात हो या फिर कश्मीर की बात हो, ये तमाम वो गुफ्तगू है जो कि बहुत अहम है। और अहम इसलिए भी है क्योंकि आज तो जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, जो कुछ हुआ है वो हुआ है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बहुत देर तक असरात हमारी ज़िंदगियों पर रहते हैं। हमारी शख्सियात वो नहीं रहती। जो भी लोग ट्रॉमा से गुजरते हैं, आप अगर उनसे गुफ्तगू करें या अगर आप उनको जानते हैं या अगर आप उनमें से एक हैं तो आप ये बात बखूबी जानते हैं कि सदमे से पहले की ज़िंदगी और सदमे के बाद की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। मगर अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी को एक बार फिर ज़िंदगी की रंगीनियों को एंजॉय कर सकें, ज़िंदगी को एक बार फिर आँखों में आँखें डाल के जी सकें, तो आज का प्रोग्राम ज़रा अहम है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं सदमे के बाद की ज़िंदगी की। और अगर सदमे की बात की जाए तो कैसे हो सकता है कि हम अपने कश्मीरी साथियों की बात ना करें। मैं इस वक्त प्रोग्राम में बात करना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जुम्मे के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में जो एक अहम खिताब किया, जिस खिताब को पूरी दुनिया ने देखा, उस पर बहुत सारे तबसरे हुए और उस खिताब में जो 4 अहम बातें थी जिसके ऊपर उन्होंने बात की, 4 अहम नुकात जो थे। सबसे पहला जो कि ग्लोबल एजेंडा था, जो कि बात की गई क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसके ऊपर खान साहब ने कोई तकरीबन 5 मिनट गुफ्तगू की। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मज़ीद 5 मिनट की गुफ्तगू हुई। उसके बाद बहुत अहम टॉपिक इस्लामोफोबिया का, जिस पे उन्होंने तकरीबन 13 मिनट बात की। और उसके बाद कश्मीर इशू पे एक भरपूर अंदाज में तकरीबन 23 मिनट की गुफ्तगू की। ये जो 23 मिनट की गुफ्तगू की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर इशू के ऊपर, इस पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़ास तौर पर याद दहानी कराई उस वादे की जो वादा उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया था, हक़ खुद इरादियत का। और ये याद कराया कि पिछले 70 सालों में 70,000 औरतों का कश्मीर में रेप हुआ है। 1 लाख से ज़ायद नौजवानों ने अपनी जानें दी हैं क्योंकि उस वादे को पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो इस वक्त 55 दिन से ज़ायद का कर्फ्यू, गैर इंसानी कर्फ्यू कश्मीर पे लगा हुआ है। कश्मीर की सियासी सारे लीडरान को इस वक्त बंद किया गया है। वो लीडरान जो भारत की तरफ से भी हिमायत में थे उनके साथ भी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसके ऊपर भरपूर गुफ्तगू हुई और ये बात भी हुई कि दुनिया खामोश है। दुनिया खामोश है शायद इसलिए क्योंकि भारत जो कि 1 अरब 20 करोड़ की मार्केट है, शायद हम उनको खुश करना चाहते हैं। खान साहब ने सवाल किया कि क्या हम इंसाफ का साथ देना चाहेंगे या उस 1 अरब 20 करोड़ की मार्केट का साथ देना चाहेंगे। साथ ही साथ ये गुफ्तगू भी हुई कि हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि अगर जंग हुई तो ये सिर्फ 2 न्यूक्लियर ताकतों की जंग नहीं होगी, बल्कि इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। लेकिन एक अहम सवाल जो उन्होंने सबसे किया और बार बार किया, वो सवाल ये था कि क्या हमने सोचा है, क्या भारत ने ये सोचा है, क्या दुनिया ये सोच रही है कि ये गैर इंसानी कर्फ्यू जो कि 55 दिन से ज़्यादा से लगा हुआ है, जब ये कर्फ्यू उठेगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हालात होंगे। क्या कश्मीरी जिनको इतने अरसे से सप्रेस किया गया है एंड दे फाइनली सी इट एज दैट पॉइंट कि अगर अब ना खड़े हुए तो कब खड़े होंगे, कब से अपनी जंग के लिए लड़ रहे हैं,
लेकिन वो तमाम चीज़ें जो शायद उन्होंने नहीं सोची थी करने के लिए, अगर जब ये कर्फ्यू उठेगा तो क्या वो कश्मीरी आगे से रिवॉल्ट नहीं करेगा, क्या वो कश्मीरी अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा? और जब वो अपने हक के लिए लड़ेगा उस 9 लाख की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कि कश्मीर में डिप्लॉयड है, तो दुनिया क्या देखेगी, किस किस्म का खून खराबा देखेगी? और मैं पर्सनली ये समझना चाहती हूँ कि ये हम जो जंग जिस तरफ भी जा रहे हैं, जिस डगर भी हम इस वक्त जा रहे हैं, वो कश्मीरी जो आज अपने घरों में, हमने डॉन की रिपोर्ट्स देखी हैं, हमने बहुत सारी और रिपोर्ट्स देखी हैं कि औरतों और बच्चों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो औरतें जो ना अपने घर के बर्तन धो सकती हैं, ना अपने बच्चों को स्कूल भेज सकती हैं, ना अपनी सेहत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूरी कर सकती हैं, उन औरतों पे क्या गुजर रही है, उन बच्चों पे क्या गुजर रही है। एक ट्विटर पे हम आपको साथ दिखाते चलते हैं। एक ट्विटर के ऊपर एक फीड थी जो कि एक ट्वीट थी जो मज़ीद आगे एक खातून ने ट्वीट की हुई थी। ये ट्वीट थी शिवांगी नारायण की ट्विटर ने, और दीपा खदर ने इसको आगे पोस्ट किया। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, स्क्रीन पे भी चलेगी और मैं साथ साथ इसका तर्जुमा भी करूँगी। शिवांगी ने लिखा कि सो मॉम डिफेंडेड द कम्युनिकेशन बैन इन कश्मीर स्टेटिंग द सेम रीजंस एज आवर डियर गवर्नमेंट्स दैट इट्स फॉर देयर ओन सिक्योरिटी। शी आल्सो थॉट दैट नो इंटरनेट एंड नो फोन वाज नो बिगी। यानी कि ये बता रही हैं कि उनकी वालिदा ने कहा कि कोई गलत चीज़ नहीं हुई, कम्युनिकेशन बैन जो है ये बिल्कुल ठीक है और इसकी ज़रूरत थी। इन्होंने शिवांगी आगे से कहती हैं कि I blocked her from phone, WhatsApp, Facebook for 15 days and she nearly went mad। कि मेरी वालिदा ने कहा कि कम्युनिकेशन बैन ठीक है, तो मैंने ये किया कि मैंने 15 दिन के लिए उनको अपने फ़ोन से, अपने WhatsApp से, अपने हर चीज़ से बंद कर दिया, और मेरी वालिदा she completely went mad। उनको समझ नहीं आई कि वो क्या करें। She didn't just go mad, she came to a point where she called my husband from a different number। Needless to say, I had blocked her from my husband's phone as well and begged him to at least speak to my daughter, my 10-month-old granddaughter। बता रही हैं कि मेरी वालिदा इस वक्त इस चीज़ पे कि मैंने 15 दिन सिर्फ उनको अपना फ़ोन बंद किया, उनसे रब्ता नहीं किया, वो बिल्कुल शदीद परेशान हो गई। मेरे मियाँ से उन्होंने रब्ता किया और कहा कि कम से कम 10 महीने की जो उनकी नवासी है उनसे उनकी बात कराई जाए। When she saw her grandchild on video after 12 days, जब मेरी वालिदा ने अपनी नवासी को 12 दिन के बाद वीडियो पे देखा तो वो रोने लग गई शदीद। उनको खुशी हुई उसको देख के, लेकिन उस परेशानी का इजहार उन्होंने अपने आंसुओं में किया। When she spoke to me after 15 days, she fumbled for words। Those who think communication ban for more than 50 days doesn't affect someone's mental, do this little experiment, let me know। आखिर में कहती हैं कि वो लोग जो समझते हैं कि 50 दिन का कम्युनिकेशन गैप, कोई कम्युनिकेशन बैन कोई बड़ी बात नहीं है, वो ज़रा ये आजमा के देखें अपने प्यारों के साथ और उनको फिर समझ आएगी कि ये कम्युनिकेशन बैन क्या होता है। दुनिया को ये बात समझनी चाहिए कि वो लोग जो इससे गुज़र रहे हैं, ये सदमा ना सिर्फ अभी का सदमा है, बल्कि इसके बाद जो आने वाले दिन होंगे, इन तमाम चीज़ों का जो असर है वो जनरेशन्स तक रहेगा। दिमाग की साइंस बताती है कि हम सोचना शुरू करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए। अगर ज़िंदगी सदमे में आती है तो इसलिए कि वो किसी तजुर्बे से गुजरी होती है, लेकिन दिमाग की ये खूबी है कि जब तजुर्बा बदलता है तो ज़िंदगी भी बदलती है, इंसान की सोच भी बदलती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये साथी मस्बत सोच रखें, दुनिया आगे बेहतर हो इनके लिए और हम सब के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि जिस तजुर्बे से आज ये गुजर रहे हैं, 55 दिन से ज़ायद का जो कर्फ्यू लगाया गया है उसको ख़त्म किया जाए और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए, ताकि मुख्तलिफ़ तजुर्बात हों तो उनको ज़िंदगी का देखने का एंगल भी मुख्तलिफ हो। सिर्फ बातों से हम ये नहीं कह सकते कि उनके सदमे में कमी आएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, हम नज़र डालेंगे मीरपुर के हालात पे भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं सदमे के बाद की ज़िंदगी की। इस वक्त हम बात करेंगे ज़लज़ला जो कि मीरपुर में आया, उसके हवाले से आप बहुत सारी ख़बरें देख चुके हैं, आप बहुत सारी अपडेट्स देख चुके हैं। 24 सितंबर यानी मंगल के रोज़ जो ज़लज़ला आया 5.6 मैग्नीट्यूड का, बहुत सारे शहरों में और पाकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट्स में, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला हिस्सा था मीरपुर का। ये 10 किलोमीटर डीप जो था महसूस किया गया पंजाब के प्रोविंस में, एंड ऑफ कोर्स सम पार्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा।
एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो डेथ टोल है साउदर्न एजेके में वो बढ़ के हो चुका है 38। आपने देखा होगा ओवर द डेज़ हम ये सारी न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारे लोगों का पता चल रहा है जो कि इंजर्ड हैं। 500 से ज़्यादा लोगों को ट्रीट किया जा रहा है एजेके, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हस्पतालों में। ये तमाम चीज़ें जिससे हमारे तमाम पाकिस्तानी साथी गुजर रहे हैं, मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ तो ज़रा लरस सी जाती हूँ कि अगर आप इमेजिन करें कि एक सुबह आप उठें और आपका घर बार ख़त्म हो जाए, आपका कारोबार ख़त्म हो जाए, आपकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएं, आपके चाहने वाले आपके साथ ना रहें। यकीनन ये बहुत गहरा सदमा है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे डॉक्टर मिर्ज़ा शाहिद बेग, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के, डीन ऑफ साइंसेज हैं एट द एजेके यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद बेग साहब। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी सारे पाकिस्तान ने ये देखा है कि इस वक्त क्या हुआ है। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आगे आने वाले दिनों में, आप जियोलॉजिस्ट हैं, आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इस चीज़ में, आगे आने वाले दिनों में क्या हमें इन ज़लज़लों के बारे में मज़ीद मोहतात होने की ज़रूरत है? क्या इस एरिया में कोई हमारे पास ये नंबर्स, फैक्ट्स, प्रेडिक्शंस हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ हो सकता है? हाँ, ये जो आपने बात की है कि इस एरिया में जो अर्थक्वेक आया है, ये हिमालय जो है, हमारे पहाड़ी सिलसिले जो हैं उसका सदर्न पार्ट है। तो हिमालय जो है वो बेसिकली इनमें अर्थक्वेक्स जो है वो लाखों सालों से आ रहे हैं, मगर वक्फे से आ रहे हैं। जी। तो इसी तरह ये उस जो जलजिला का जो ये जोन है, ये उसका एक पार्ट है। ये जो मीरपुर जो है, यहाँ भी एक फॉल्ट है जो कि 2006 में हमने वहाँ सेमिनार किया था और बताया था कि भाई यहाँ पे ये फॉल्ट एग्जिस्ट करता है, तो इसके साथ फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इसे अर्थक्वेक आ सकता है। सर तो क्या हमें कोई एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए जब हम ये बात जानते हैं कि मुस्तकबिल में दोबारा खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो सकता है? क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो ऑलरेडी ले रहे हैं या लेनी चाहिए? हमें जो इसमें जो मेन ये चीज़ है कि हमारा जो रिहायशी सिस्टम है या घर हैं, वो हमारे लाइटर होने चाहिए। मल्टीपल स्ट्रक्चर्स जो हैं फॉल्ट लाइंस के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो सर इस पे क्या ऑलरेडी काम हो रहा है या हम इस पे कोई काम नहीं कर रहे? नहीं, हमारे इलाकों में काम जो है वो ना होने के बराबर है। इसमें जो अदारे हैं उनको इस पे स्ट्रेस देनी चाहिए कि जो फॉल्ट लाइन एरियाज हैं उन पे उनके अलांग जो है आबादी जो है फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो लाइटर स्ट्रक्चर्स हों। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। और ऐसे याद अल्लाह करे कब दोबारा ना हो, लेकिन अगर हम जानते हैं कि कोई अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और हम जानते हैं कि मुस्तकबिल में वहाँ दोबारा ऐसा कुछ हो सकता है, हाथ पे हाथ धरे रखने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है एनडीएमए के चेयरमैन ने ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 5 लाख रुपए की अनाउंसमेंट की है कि डिस्पर्स किए जाएंगे उन तमाम लोगों में जिनके यहाँ किसी न किसी ख़ानदान के फ़र्द का इंतकाल हुआ, और ये भी कहा गया जिनकी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुई है उनके बारे में भी बताया जाएगा कि उनको किस तरीके से फाइनेंशियली असिस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ एनडीएमए के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अफजाल साहब ने भी बताया कि अक्टूबर 8 को नेशनल रेजिलियंस डे मनाया जाएगा ताकि हम सॉलिडारिटी दिखा सकें अपने इन तमाम भाइयों बहनों के साथ। ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यकजहती दिखाना, उनके साथ खड़े होना, लेकिन साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम आगे आने वाले दिनों में वो एहतियाती तदाबीर लें जिनकी वजह से हमारे लोगों को इन सदमों से ना गुजरना पड़े। इस वक्त साइमा खान साइकोथेरेपिस्ट हैं, हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ट्रॉमा के बाद ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम अस्मा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी साइमा कि जब ट्रॉमा से, किसी भी किस्म के ट्रॉमा की बात करें, हमने कश्मीर का तस्करा किया प्रोग्राम में, इस वक्त हम बात कर रहे थे मीरपुर की। जब आप इतने शदीद ट्रॉमा से गुजरते हैं कि आप अपने घर के किसी फ़र्द को खो दें, आप सुबह उठें और आपका घर ना हो, आपका कारोबार ना हो, क्या ज़िंदगी इसके बाद वापस कभी नॉर्मल की जो भी डेफिनेशन हो, क्या उस नॉर्मल पर आप आती है? अस्मा नॉर्मल पे तो नहीं आ सकती, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी चीज से गुजरे होते हैं और ये तो बहुत बड़ा ट्रॉमा था। इससे कम ट्रॉमा में भी इंसान बहुत ज्यादा पोस्ट ट्रॉमेटिक उसमें चला जाता है जी। और ये ट्रॉमा जाके हमारे बॉडी के अंदर बैठ जाता है। तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा ट्रॉमा को जो मैं ये नहीं कभी भी कह सकती कि ट्रॉमा कभी भी जिंदगी में खत्म हो जाएगा,
लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रॉमा जो है वो मैनिफेस्ट होता है ड्रीम्स के अंदर, आपकी डेली जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो हम सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके साथ डील कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसकी बड़ी चीज से गुजरे हैं, और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, और आपको क्या बाकी सबको भी पता होना चाहिए, ताकि वो आपको इस चीज के लिए थोड़ी स्पेस दे। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा, मतलब अच्छा तो क्या, लेकिन एक ये होता है कि हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, हमारे पास लोग होते हैं जिनके साथ हम बैठ के रो सकते हैं, और सबसे बड़ा जो कैथार्सिस होता है वो यही होता है कि आप रो सकें, आप ब्लेम कर सकें, आप अपना गुस्से का इजहार कर सकें, आप अपनी बेबसी का इजहार कर सकें। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ट्रॉमा को डील करने के लिए, और वो हमारे पास हमारी सोसाइटी में, हमारे रिश्तेदारों की सूरत में हमारे पास मिल जाती है कि हम ये बैठ के एक तरीके से बता सकते हैं सबको कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ। तो पहली चीज़ ये है, और उसके बाद एक चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती, यही तो शुरुआत है, उसके बाद वो जाके हमारे बॉडी में बैठ जाती है और वो बार बार हमें हॉन्ट करती है। ठीक साइमा, आपने ये तो बताया कि जिसके साथ हुआ है उसको ये ज़रूर करना चाहिए, ये कैथार्सिस ज़रूर करना चाहिए, ये गुस्सा ज़रूर निकालना चाहिए, और ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिनके साथ वो सानेहा नहीं हुआ, जिनके साथ वो बैठ के अपना कैथार्सिस कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए मज़ीद सपोर्ट दिखाने के लिए? उनको असला सबसे पहली बात यह है कि निगेट नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग बैठ के आपको कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हो जाता है, बस ये तो होना ही था। इस तरह की बातें मत करें, क्योंकि ये उनके दुख के ऊपर नमक डालने के मुतरादिफ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कहें, तो आप खामोशी से सिर्फ उनको पकड़ के बैठ जाएं, तो उनके लिए वो भी बहुत है। या सिर्फ उनको ये बताएं कि हाँ, हम समझ सकते हैं कि आप कितनी तकलीफ से गुजर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साइमा हमारी बात करने के लिए, और बहुत अहम बात ये हम कहते हैं कि ये नाशुक्री है, नाशुक्री मत करो। आई थिंक बेहतरीन अंदाज़ ये है कि जब तक हम बेहतरीन अल्फाज ना सीख सकें तब तक अपनी खामोशी से अपनी सपोर्ट का इजहार करें। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे। उसका लिंक तो है सदमे के साथ ही, लेकिन एक अलग जाविये से देखेंगे उस चीज़ को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक बहुत ही ख़ास शख्सियत ने, और वो ख़ास इसलिए है क्योंकि आप सब ने चर्चा सुना होगा उस डॉक्यूमेंट्री का जिसको 40th एनुअल न्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट्री एमी अवार्ड्स पे मिला है एमी अवार्ड। मैं बात कर रही हूँ हया फातिमा की, जो कि को प्रोड्यूसर है आर्म्ड विद फेथ की। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक सबसे पहले। थैंक यू। एंड हमने आज आपको इस शो में इसलिए बुलाया है, ऑफ कोर्स मुबारकबाद तो बहुत ड्यू थी, लेकिन उसके अलावा आपने उन लोगों के साथ काम किया है। मैं चाहूँगी कि आप नाज़रीन को बताएं कि डॉक्यूमेंट्री किस बारे में है, पर उन लोगों के साथ जो कि रोज़ किसी ना किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरते हैं। हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस, ज़रा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये खैबर पख्तूनख्वा के बॉम्ब डिफ्यूज़र स्क्वाड के बारे में है, यानी ये पुलिस के उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में है जो रोज़ाना बमों को नाकारा बनाते हैं। और इनका जो काम है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पाकिस्तान में जब भी इस तरह के लोगों की बात होती है, उनको मतलब एक ख़ास तरह से उनको हीरो बना दिया जाता है। हम उनसे सारी अपनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेनी चाहिए कभी कभी, लेकिन हम कभी भी जो बैकग्राउंड में इनकी ज़िंदगियों में हो रहा होता है वो नहीं देख रहे होते। ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर आप रोज़ाना मौत की तरफ जा रहे होते हैं। इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में, इस ख़ास डिपार्टमेंट में सारे लोग काम करने वाले ऐसे हैं जिनकी बीवियां हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके माँ बाप हैं, और हर बार जब किसी भी बाज़ार में, किसी भी सड़क के रास्ते में किसी को कोई बैग मिलता है, कोई मशकूक चीज़ मिलती है, तो जाहिर है कि पूरे सब लोग जो हैं वो उससे दूर जाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो उसके करीब जानते बूझते जा रहे होते हैं। उनको कुछ नहीं पता होता कि जब वो इसके तारों को काटेंगे तो क्या होगा। तो जाहिर है ये जितना ग्रीफ देखते हैं, जितना सदमा देखते हैं, जितना ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करते हैं, उतना शायद बहुत ही कुछ कम लोग होंगे पाकिस्तान में जो करते होंगे। और फिर पाकिस्तान में गुज़श्ता सालों में जिस तरह के हालात रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये बात भी बहुत फ़िक्र की है कि आप रोज़ाना एक ऐसा काम करते हैं कि आपको पता भी नहीं है कि आपके, ठीक है वक्ती तौर पे आप बहुत सी ज़िंदगियां बचाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता भी नहीं है कि
आखिर कितने दिन आपको ये काम करना पड़ेगा, राइट? मतलब ये कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं है कि जी आप रोज़ सुबह उठें और आपको पता हो कि इस सूबे में मज़ीद किसी ने कहीं ना कहीं बॉम्ब्स प्लांट किए हुए होंगे और आपको वो करते रहना है, मतलब पता नहीं कितने साल तक करते रहना है और कितने साल तक ये फ्रीक्वेंसी बरकरार रहेगी कि आप दिन में 20-20, 30-30, 12-12 बम जो है वो नाकारा कर रहे हैं, जो कि ख़ास एरा भी था बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में जब ये ज़्यादा हो रहा था। आजकल हालात थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन हम इत्तेफाक से उस टाइम पे ही ज़्यादा शूट कर रहे थे जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हम चाहेंगे कि हम आप सबको एक ट्रेलर दिखा दें उस डॉक्यूमेंट्री का जिसके बारे में हया बात कर रही हैं, आर्म्ड विद फेथ। आइए एक नज़र डालते हैं। 1, 2, 3 नहीं ली जब वार शुरू हुई थी अगेंस्ट टेररिज्म। Every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Llegó el perfil. यहाँ पे 6-7 इस जगह पे 6-7 धमाके। जैकेट के पीस है वैसे है तो कुछ। We are at the gate of the war zone. हर जगह जगह पे मौत बिखरी हुई है। मेरी बेगम ने यही एक सवाल किया था, क्या आप ये काम फिर भी करेंगे? तो मैंने कहा क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? हम अपने जज्बे और ईमान से हम इस काम के लिए तैयार हैं। जी, ये डॉक्यूमेंट्री आपने देखी। मैं हया आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जब भी डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात होती है, इससे पहले भी पाकिस्तान की अक्कासी की गई है आलमी लेवल पे दुनिया भर में, लेकिन ये उसके बाद क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है कि दुनिया जब पाकिस्तान की बात करती है तो वो ये मनफी चीज़ें ही देखती है। आप लोगों ने जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाई तो क्या आपके जहन में ये सोच थी कि इससे पहले ये क्रिटिसिज्म आया है, कहीं हमें दोबारा ये फेस ना करना पड़े? नहीं, उस क्रिटिसिज्म क्योंकि मेरा मतलब मैं उस फिल्म से भी एसोसिएटेड थी, गर्ल इन द रिवर से, जिसको ऑब्वियसली अवार्ड भी मिले और बाद में क्रिटिसिज्म भी मिलता ही है। लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप जब किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे, किसी इंसान की लाइफ के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करते हैं तो आप इस वजह से शुरू करते हैं कि आपका यकीन होता है कि ये स्टोरी ऐसी है जो पूरी दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए। मतलब काश ही ऐसा पॉसिबल होता है कि हमें पहले से पता हुआ करता कि इस फिल्म को अवार्ड मिल जाएगा तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फिल्में बनाते। ऐसा काश ऐसा पॉसिबल होता है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को पिछले सालों में फ्रीक्वेंटली सक्सेसेस मिली हैं तो लोगों को लगता है कि एक एजेंडा है और कोई हमें पैसे देता है, उसके बाद हम चले जाते हैं और अवार्ड लेके आ जाते हैं। आई मीन आई विश लाइफ वाज सो इजी फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है लोगों का जाविया भी मुख्तलिफ है देखने का। जब ख़वातीन के इशूज़ की बात होती है तो लोग ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता और हमें ऐसा छुपाने की कोशिश करते हैं, बुरी तरीके से भी नहीं रखते हम अपनी औरतों को। हालांकि मतलब जो स्टोरीज हमने कवर की हैं ज़ाहिर है वो सच ही हैं तो हमने कवर की, हमने अपनी तरफ से तो कोई चीज़ नहीं बनाई। और जहाँ तक इस फिल्म का ताल्लुक है, अब ये तो देखने वाले की नज़र पर डिपेंड करता है कि आप इसको एज अ पॉजिटिव स्टोरी देखते हैं या आप इसको एज अ नेगेटिव स्टोरी देखते हैं। क्योंकि असद फारूकी जो कि डायरेक्टर हैं आपकी इस डॉक्यूमेंट्री के और इस वक्त न्यूयॉर्क में है, वरना हमारे साथ ज़रूर जुड़ते। उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए ये काम किया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि ये पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, ये वो लोग हैं जिनको शायद हम उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और वाकई अगर आप घरों में देखें, हाउ मेनी ऑफ अस टेल आवर चिल्ड्रन अबाउट देम, हम में से कितने लोग अपने बच्चों को उनके बारे में बताते हैं या कहते हैं कि बेटा ये भी एक काम है जो कि तुम बड़े होके कर सकते हो। बहुत ही दिल पे पत्थर रख के शायद कोई माँ बाप ये बात कहे, लेकिन इनके बारे में गुफ्तगू नहीं होती और शायद ऐसी चीज़ें हमें मौका देती हैं कि हम इन हीरोज़ के बारे में गुफ्तगू किया करें। मैं हया से ये भी जानना चाहूँगी ब्रेक के बाद कि वो लोग जिनकी ज़िंदगियाँ इतने स्ट्रेस से गुजरती हैं, हया ने उन्हें कैसे पाया। और इस ट्रेलर में भी आपने जिनको देखा, इनायतुल्लाह, टाइगर और लोग हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको मज़ीद आपसे गपशप करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। ये कुछ इमेजेस थे उस डॉक्यूमेंट्री के जिसकी को प्रोड्यूसर हैं हया फातिमा, हमारे साथ मौजूद हैं, जिसको एमी अवार्ड मिला है और पाकिस्तान के हीरोज़ को मंजर आम पर लेकर आया। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी भी इनको अपना हीरो माने। इसी किस्म के एक हीरो जिनको आप इस डॉक्यूमेंट्री में भी देखेंगे और जिन्होंने 3 साल आपके साथ ये एसोसिएशन रही है जितना अर्सा आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई, शफकत साहब हमारे साथ हैं। शफकत मलिक हेड है KP के बॉम्ब डिफ्यूज़ल यूनिट के। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। शफकत साहब, बड़ा मुश्किल काम है, आप लोग इस कदर शदीद स्ट्रेसफुल काम हर रोज़ करते हैं और हर रोज़ शायद बहुत बार भी करना पड़ा हो आपको। ये किस तरीके से आपकी ज़िंदगियों को इतना स्ट्रेस किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? सो ग्रेटफुल जो आपने मुबारक दी है, बेसिकली इस कंट्री को मुबारक हो। एटलीस्ट आई एम सो हैप्पी कि दुनिया ने रिकग्नाइज किया है कि यहाँ के लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। हमारी तो ड्यूटी है, वी आर परफॉर्मिंग वो ड्यूटी। लेकिन जो हमारे मासूम शहरी हैं, जितनी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, खास तौर पे KP के अवाम ने, खास तौर पे पेशावर ने, आई रियली सैल्यूट देम एंड आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू द सिटीजन ऑफ KP के। कुर्बानियां दी है, हमने तो अपनी ड्यूटी अदा की है। लेकिन ये ड्यूटी बड़ी मुश्किल ड्यूटी है। सेकंड पार्ट आपका जो है, यस इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, अब मैं आई एम डीलिंग दिस बिजनेस सिंस लास्ट 30 years, 30 साल से। और समवन किसी की जिंदगी जब बचाते हैं ना, मुझे याद आ जाता है ये हमारे मीना बाजार में एक अटैक हुआ था, एक रिमेम्बर। सही, हमारी लेडीज ज्यादा पेशावर में जी, तो वहाँ कोई 250-300 कैजुअलिटी थी। तो when I went into the crime scene, so I decided to forget about the investigation, let's rescue the people. तो जो डेब्रिज के नीचे लोग पड़े होते हैं और हेल्पलेस होते हैं, जब आप उनको निकाल रहे होते हैं, और वो जो आपको खुशी से देखते हैं ना कि आपने उसकी जिंदगी बचाई है, आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है, आपके सारे जो होते हैं वो दूर हो जाती है। असल टू सेव द पीपल, उसकी खुशी की कहानी। Compromises many things, we compromises our family, we compromises our life, everything, no worries, but we save the people. अगर हम कहीं जाएंगे दुनिया से तो जाके we can say कि we have done something. बहुत शुक्रिया शफकत साहब। यानी कि आपके कहने का मतलब कि जो मकसद है उस काम का, शायद वो स्ट्रेस को घटा देता है। ईजियर said then you know actually to be on the field to do that। एक और शख्सियत जिनके बारे में हया ने भी हमें कहा कि उनको हमें ज़रूर कॉल पे लेना चाहिए, जो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, इनायतुल्लाह टाइगर, आपके टाइगर भाई हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी कहानी हमने पढ़ा भी उसके बारे में और हया ने बताया भी, जिस कदर जज्बे के साथ आप ये काम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप कर रहे हैं। बस ये तो आप लोग की मेहरबानी है कि हम जैसे लोग की हौसला अफजाई करते हैं, और मेरी कौम की मेहरबानी कि हमारे जैसे लोग की हौसला अफजाई होती है, और इनसे जो है ना हमारे काम और हमारा बोझ और आसान हो जाता है। और हया जैसे लोग जो मतलब है इस फिल्म को स्क्रीन पे लेकर आए और मतलब है लोगों को हमारे मुतालिक, अपने मुल्क के मुतालिक दुनिया को बताया, तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ, पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक हमारी पूरी कौम को इसी तरह कामयाबियाँ दे और हर आजमाइश में अल्लाह हमें पूरा उतारे, और जो हमारे कौम में जज्बा इंसानियत है, जैसे कि हम इनके अपनी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि अपनी जान कुर्बान के कोई इंसान को कोई नुकसान ना हो, तो अल्लाह पाक हम पे करम करे। आमीन। इनायतुल्लाह साहब, आपने इस काम में अपनी एक आप मतलब आप रोज़ बहुत कुछ देखते होंगे, लेकिन अपनी टांग खो देना एक बहुत बड़ा सानहा है मेरी नज़र में, आई एम श्योर आपकी नज़र में भी होगा। ये सदमा कैसे आपने, आपके ख़ानदान वालों ने बर्दाश्त किया और उसके बाद सोचा कि ये इससे आप रुकेंगे नहीं, आप अपने मिशन पे डटे रहेंगे? ये फैसला खाली आपका था या ख़ानदान की शमूलियत थी? एक तो बात ये थी कि इस औज़ा के कट जाने से मुझे कोई ऐसा नहीं महसूस हुआ, बल्कि खुशी महसूस हुई, और एक सोच आई कि अगर ये मेरी कोई और हादसा के साथ ये मेरी टांग कट जाती या मेरे हाथ कट जाते, तो मतलब एक हादसा तो होता, लेकिन मैंने अपनी कौम के लिए इस हाथ को काटा, और फिर भी एक वक्त आया तो एक हाथ या पाँव की बात नहीं है, मैं पूरी जिस्म को काटने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि मैं अपनी कौम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि हम पे कोई भी बोझ है हम उसको कैसे उसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इसकी घर वालों की बात अगर आप करें
तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनकी भी यही हौसला अफजा बातें होती हैं, मेरी वालदा की, मेरी बेगम की, इवन तक मेरे बच्चों की। अक्सर वो माँ से बातें करते हैं तो उनको कहते हैं कि हम बाबा से भी अच्छी बनेंगे, तो वालदा उनसे कहती है कि आप कैसे अच्छी बनेंगे, क्या आपका बाबा अच्छा नहीं है? हाँ। तो उन्हें कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो उसकी एक टांग कटी और लड़ रहा है, हमारी दोनों टांगें कटेंगी फिर भी हम लड़ेंगे। तो इंशाल्लाह इंसानियत की बका के लिए जहाँ पे जुल्म होगा, जहाँ पे इंसानियत के साथ ज्यादती होगी और ऐसी जरूरत पड़ेगी, तो इंशाल्लाह हम जैसे लोग अपने वतन पे कुर्बान। बहुत शुक्रिया इनायतुल्लाह साहब। एंड आई थिंक आपको टाइगर इन्हीं कामों की वजह से कहा जाता है और इसीलिए हुकूमत ने आपको तमगा शुजात से भी नवाजा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कोई तमगा ना ये एमी ना ये तमगा शुजात काफ़ी है उस काम के लिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कोशिशें हैं, आपको सराहने के लिए बहुत शुक्रिया। हया, हाउ कैन वी वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री? क्या हमारे पाकिस्तानी लोग इसको देख सकते हैं? बिल्कुल देखेंगे। हाँ। मैं और मेरे चंद दोस्त इस डॉक्यूमेंट्री को ला रहे हैं 11 मुख्तलिफ शहरों में एटलीस्ट, और अगर कोई हमारे साथ और इश्तराक करने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं। हमारी एक छोटी सी एक एसोसिएशन है, उसका नाम है डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। हम ऑलरेडी 11 शहरों में, जिसके अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, गिलगित, हैदराबाद, जामशोरो और मुल्तान, फैसलाबाद एंड गुजरांवाला, यहाँ पर तो हम ये फिल्में ला ही रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारी पार्टनरशिप्स स्टार्ट हो गई हैं। हमें अगर आपको जब आप कहते हैं ला रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? हमारे सिनेमा घरों में ये लगेंगी? सिनेमा घरों में तो बिल्कुल नहीं लग सकती क्योंकि सिनेमा में चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स के पास कभी नहीं होते। हमने इस वक्त सिर्फ कोलैबोरेशन की हुई है किसी भी ऐसे शख्स या ऑर्गेनाइजेशन से जो हमें एक ऐसी जगह दे सके जहाँ पर प्रोजेक्टर चलता हो और स्पीकर अच्छा चलता हो, और आप इसको लेके जाएंगे। हम वो फिल्म आपके लिए फ्री में लाएंगे, आप सिर्फ अपने दिल और अपनी जगह को हमारे लिए खोल दें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है ग्रीफ, सैडनेस, पोस्ट जो मिलिटेंसी पाकिस्तान का जो एक पूरा लैंडस्केप है, ये सिर्फ किसी साइकोलॉजिस्ट का टॉपिक नहीं है, ये किसी जर्नलिस्ट का टॉपिक नहीं है। जितने लोग कमरों में आके इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे, मुझे लगता है कि ये ऐसी कोई बढ़ावे की बात नहीं है कि जी अवार्ड मिला है तो दिखाएं। इस फिल्म को देखना इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा ये बात करना शुरू करें कि आखिर जब इतना सब कुछ हम सब ने देख लिया है तो आगे हमें क्या करना है। खुदा ना खासा आगे फिर से कोई हालात ख़राब होते हैं या कुछ आगे पीछे चीज़ें होती हैं, तो हमें सदमे से कैसे डील करना है, तशद्दुद से कैसे डील करना है, वायलेंस को किस तरह से समझना है। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। बहुत मुबारक आपको, आपकी पूरी टीम को एक बार फिर। और आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जैसे हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन चीज़ों के बारे में जिसको अब तक हमें आता नहीं था डील करना। हमें नहीं पता था कि बच्चों को शायद कुछ और भी कह सकते हैं सिवाय इसके कि मर्द रोते नहीं हैं या लड़के रोते नहीं हैं। हमें आता नहीं था, लेकिन अब हमें आ गया है। वो कहते हैं ना, जब आपको कोई चीज़ नई समझ में आ जाए तो आप पुरानी चीज़ को रद्द कर दें। ये मत गम करें कि हमने पिछली जनरेशन के साथ ऐसा क्यों किया, आगे आने वाली जनरेशन के साथ क्या करना है उसके बारे में सोचना है। और ग्रीफ, सदमा, जैसे कि हया ने कहा, ये वो कॉन्वर्जेशंस हैं जिनको अब शुरू होना चाहिए। आई पर्सनली थिंक आर्म्ड विद फेथ ऐसी ही कॉन्वर्जेशन स्टार्टर होगी। कोशिश करते हैं कि हम अपने घरों में इस गुफ्तगू को बढ़ाएं। अगर आपके ख़ानदान में कोई ऐसा है जो कि सदमे से गुजरा है, आई होप आज के प्रोग्राम ने आपको कुछ टिप्स ज़रूर दिए हों। जस्ट टू समराइज़, अगर आपको नहीं पता कि सही जुमला क्या है, खामोशी बेहतरीन एहसास दिखाने का अंदाज़ है। कोई आपसे अपने गम का इजहार कर रहा है, उसकी मुश्किल आपकी नज़र में बड़ी नहीं है, तो उसको ये एहसास मत दिलाएं। उसका हाथ पकड़ लें, उसको गले लगा लें। शायद वो आपका जेस्चर वो बहुत कुछ कह जाए, वो सब कह जाए जो आपके अल्फाज नहीं कह पाते। लोगों को सदमे से गुजरने के लिए बेहतरीन चीज़ है कि वो कथारसिस कर सकें। और उसके अलावा अगर आप किसी सदमे से गुजरे हैं, अगर आप किसी मुश्किल से गुजरे हैं, हमारे दो साथी शफकत भाई और टाइगर भाई ने आपको कमाल बातें बताई हैं। शायद कभी कभी मकसद की याद दहानी, शायद कभी कभी बड़ी मंजिल की याद दहानी उस बड़ी मुश्किल को थोड़ा सा आसान कर दे। आपका बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम तक पहुंचने का तरीका है हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम आस्क अस्मा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफ़िज़।